नमस्कार दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। उसके अलावा जाना था कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आज की कक्षा में हम जो जानेंगे, आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का ढांचा क्या है, और साथ ही संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां और कितने परिशिष्ट हैं अर्थात। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि हमारे भाग के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, अनुसूचियों के अंदर क्या व्यवस्था दी गई है, और परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। आज उन सब को हम जानेंगे। फर्स्ट जानते हैं संविधान का ढांचा, संविधान का स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हालांकि बाज़ार में उपलब्ध है संविधान की किताब, जिसको हम लोग बेयर एक्ट बोलते हैं। आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं, लो पब्लिकेशन का भी आता है, कई पब्लिकेशन का आता है, लेकिन लो पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूं कि उसको लेने की कोई आवश्यकता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत जटिल भाषा में है संविधान पूरा, क्योंकि जब हम आगे कक्षा पढ़ेंगे उसमें जानेंगे भी, इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। कि कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि एडवोकेट्स ने, उनके द्वारा बनाया गया है। तो जो वकीलों के द्वारा, यानी कि जो संविधानविद होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने बहुत ही जटिल भाषा का उसमें क्या किया दोस्तों, प्रयोग किया, जिस कारण संविधान को समझने में काफ़ी जटिलताएं और काफ़ी कठिनाइयां महसूस होती हैं। उन जटिलता और कठिनाइयों के कारण मैं कह रहा हूं कि आपको बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, दोनों एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे, और मेनली तो प्री का एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो जो प्री का एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम के अंदर भी आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जिन आर्टिकल से क्वेश्चंस भी आता है वो आप कक्षा के दौरान ही जब चर्चा होगी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों को हम पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे, हम प्रस्तावना को, प्रेम्बल को पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी चीज़ों को पढ़ेंगे उनमें जिन अनुच्छेदों का आर्टिकल का जिक्र आएगा, वही अनुच्छेद, वही आर्टिकल आपके लिए क्या है, पर्याप्त हैं। तो आपको अत्यधिक अनुच्छेदों को, आर्टिकल को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूं कि जो 395 आर्टिकल्स हैं उनका पूरा चार्ट आने लगा है, जैसे एक पूरा चार्ट की तरीके से, जैसे एक मैप की तरह से पूरे बड़े साइज में आता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको घर ले जाकर, रूम में ले जाकर उसको चिपका लेते हैं, और सुबह सुबह हनुमान चालीसा के साथ साथ उसको भी क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और 395 आर्टिकल रट लेते हैं। और मैं कहता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है। गिनती की अगर मैं बात भी करूँ, हम अगर पीएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल से आप देखेंगे 50-60 आर्टिकल ही होंगे जो आपको याद रखने हैं। और याद रखने नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कक्षा के दौरान आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बार बार जिक्र आएगा आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 23 का, 25 का, जब बार बार जिक्र आएगा आर्टिकल 368 का, तो जब इनके आर्टिकल के बार बार जिक्र आएंगे, और जिन आर्टिकल का उल्लेख मैं क्लास में करूँगा, बस वही आर्टिकल आपको क्या रखने दोस्तों, याद रखने हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बेयर एक्ट यानी कि संविधान को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि जब आप कक्षा करते हैं, क्लास करते हैं, तो क्लास करने के दौरान आपको कोई अलग से किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना कमिट आपसे कर सकता हूँ कि जो मेरे पूरे पॉलिटी के लेक्चर हो जाएंगे, तो पॉलिटी के पूरे लेक्चर में से
अगर 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं कि मेरी क्लासेस में से 90 क्वेश्चन आपको मेरी क्लासेस में से मिलेंगे। अप्रोक्स 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कहेंगे इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? दोस्तों, ये जो दावा है, ये जो क्लेम है, ये पिछले कई वर्षों से जो अध्यापन कार्य कर रहा हूं, उस अध्यापन के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि हमारे नोट्स ही हिसाब से बने हुए हैं, हमारे स्लाइड्स, हमारे नोट्स सब उसी हिसाब से बने हुए हैं, जिससे आपका क्या हो, आपको चीज़ों के लिए भटकना ना पड़े। हमसे क्लास करने का उद्देश्य थोड़ी कि पॉलिटी को समझना है केवल। आप बीपीएससी क्लास कर रहे हैं तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है वही पॉलिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ये पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको लॉ के लिए पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉलिटी जीएस के अकॉर्डिंग आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। दैट्स क्लियर। तो 90% क्वेश्चन आपको मेरी बुक, हमारे नोट से मिल जाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स, मेरी खुद की बुक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन, निपुण आलम्बन। ये बुक मेरी आती है मार्केट में। मैं अपनी बुक को भी खरीदने को मना करता हूँ कि आपको मेरी बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से nipunindia.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। nipunindia.in में जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, किताब की खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ सपोर्टिंग नोट्स चाहिएंगे तो वो नोट्स मैंने आपको कहा ही है, पहले लेक्चर में भी कहा था, वो आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो मैं आपको अपनी ओर से दिलवाऊंगा। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और एक मेरी हमेशा स्टेटमेंट रहा है, मैं बार बार हमेशा क्लास में बोलता रहा हूँ कि दोस्तों, किताबों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम किताब को कई कई बार पढ़ना है। एक किताब है उसको कई बार पढ़ना है, ना कि कई किताबों को एक बार पढ़ना है। तो जब एक ही किताब को कई बार पढ़ेंगे तब वो चीज़ें क्या होंगी, तैयार होंगी। तो मैटर की कमी नहीं है, बात है कि जो मैटर हमें मिला है, जो मटेरियल हमें मिल रहा है, जो सामग्री हमें मिल रही है, उसको हम कितने अच्छे से तैयार करते हैं, डिपेंड इज इट, इस पे डिपेंड करता है। दैट्स क्लियर। तो मैं फिर सजेस्ट करूँगा, ना तो आप कोई बुक परचेज करें, ना ही आप बैरेक्ट को ख़रीदें। बस आप क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सुने, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। कहीं भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान की बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा। हाँ, अब हम जानते हैं कि संविधान का जो पूरा ढांचा है, इस संविधान की जो किताब है, उस किताब के अंदर क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, संविधान का ढांचा। मैंने ये बड़ा सा दोस्तों सर्किल बनाया, बड़ा सा गोला बनाया, और इस बड़े से गोले के अंदर अगर आप देखेंगे, जो ये बड़ा गोला, बड़ा जो सर्किल आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये संविधान का मैंने एक सर्किल बनाया। इस संविधान के अंदर दोस्तों क्या है, पार्ट्स हैं, पार्ट्स, यानी कि हमारे संविधान के अंदर क्या है दोस्तों, पार्ट्स हैं, भाग हैं। भाग के अंदर क्या है दोस्तों, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल के अंदर क्लोज हैं, और क्लोज के अंदर सब क्लोज हैं। और तीन चीज़ें आपके अलग से रखी गई हैं, शेड्यूल्स, प्रेम्बल एंड अपेंडिक्स। ये तीन बातें अलग से, तीन चीज़ें अलग से रखी गई हैं। दैट्स क्लियर दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स उसी तरीके से हैं जैसे एक, हम बात करें उपन्यास की, महाभारत की बात कर लें, एक ग्रंथ है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो महाभारत एक ग्रंथ है, एक पूरा कहानी है। महाभारत का आप सुनते होंगे, अलग अलग पार्ट में उसका पार्ट है। रामायण है, उत्तरकांड, बालकांड है, सुंदरकांड, ऐसे बहुत सारे कांड हैं। कांड यानी कि वो भाग हैं। तो ऐसे संविधान के अंदर भी अलग अलग भाग हैं। जैसे एक भाग में दे दिया कि नागरिकता, सिटीजनशिप के क्या प्रावधान होंगे। अब नागरिकता को लेकर तो आज की तारीख में हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर कितना बोल रहा। तो जो भाग 2 है, भाग 2 के अंदर नागरिकता के प्रावधान है। भाग 3 में पूरा एक ही चीज का प्रावधान दे रखा, मौलिक अधिकार की। भारत के नागरिकों के राइट्स क्या हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनको पूरी जानकारी किसके अंदर है, मौलिक अधिकार के भाग 3 के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो वो भाग 3 के अंदर। तो ऐसे क्या अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य को किन निर्देशों का पालन करना है, किन पर चलकर राज्य को लोक कल्याणकारी आदर्श को क्या करनी है, प्राप्त करना है, पूर्ति करनी है, उसके बारे में पार्ट 4 के अंदर दिया गया है। पार्ट 4A के अंदर क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये सब दोस्तों इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर इन पार्ट्स के अंदर दोस्तों क्या चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर, अध्याय, चैप्टर्स दिए गए हैं पार्ट्स के अंदर भी। जैसे हम पार्ट 5 के अंदर क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यपालिका एक चैप्टर है, विधायिका एक चैप्टर है। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर हैं। ये कार्यपालिका के बारे में पढ़िए, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़िए। ये आपका पूरा चैप्टर दिए गए हैं। फिर इन चैप्टर के अंदर दोस्तों क्या आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। अध्याय के अंदर आपके अनुच्छेद हैं। जैसे भाग 3 है, भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ये आपके अनुच्छेद, आपके यानी कि आर्टिकल दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आपके भाग इसके अंदर आपको दिया गया है। आगे फिर देखिए आप क्लोज, यानी कि आपके खंड। आर्टिकल के अंदर क्लोज दिए गए हैं। क्लोज कैसे, जैसे आर्टिकल 19 और 19 के अंदर क्लोज 19(1). ठीक है दोस्तों। जैसे आर्टिकल 21 का खंड हो गया 21 से 21A, यानी कि आपका खंड हो गया। इस खंड के अंदर भी सब क्लोज हैं। जैसे आर्टिकल 19(1) और सब क्लोज 19(1)A, राइट टू स्पीच, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है। तो यानी कि आपके क्लोज के अंदर सब क्लोज दिए गए हैं। फिर 3 चीजें दोस्तों अलग से दी गई, शेड्यूल, प्रेम्बल एंड अपेंडिक्स। यानी कि भाग का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा। तो संविधान के सर्किल के अंदर तीनों चीज आई हुई है, शेड्यूल भी, प्रेम्बल भी और अपेंडिक्स भी। अनुसूचियां, प्रस्तावना और आपका परिशिष्ट। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। तो ये 3 चीज आपकी अलग से दी गई हैं। शेड्यूल्स के बारे में बात करें, अनुसूचियों के बारे में बात करें। अनुसूची दोस्तों अलग नहीं है। अनुसूचियां यानी कि जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स। ये क्या बोल दी है, यानी कि जो अनुसूचियां हैं वो क्या है, अनुच्छेदों का ही एक हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुसूचियां अलग से नहीं, अनुच्छेदों का ही हिस्सा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आर्टिकल 1, पहला आर्टिकल, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में वे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होंगे जिनकी जानकारी अनुसूची 1 में दी गई है। इज दैट क्लियर। यानी कि वो सब शामिल होंगे जिनकी जानकारी किसमें दी गई है, आपकी अनुसूची 1 के अंदर दी गई है। तो अनुच्छेद 1 में पूरे सभी राज्यों का, जितने भी हमारे राज्य हैं और जितने हमारे यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जानकारी नहीं दी गई है। बस वहां तो इतने लिख दिया कि अनुच्छेद 1 के अंदर वे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे जिनकी जानकारी कहां दी गई है, आपकी अनुसूची 1 में दी गई है। आप अनुसूची 1 को देखिए। अनुसूची 1 में आपको सबका मिलेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ, अभी हाल में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख किस डेट को बने, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, वो पूरी जानकारी आपको अनुसूची 1 में मिलेगी। अब आप कहोगे सर ये अलग क्यों किया गया। देखिए सुविधाजनक तरीके से, कि हमारे अनुच्छेदों का आकार बहुत बड़ा ना हो। अगर ये सभी जानकारी अनुच्छेदों में रखी जाती तो आपके अनुच्छेद कितने बड़े बड़े हो जाते आप सोचिए। और बार बार उसमें क्या करना पड़ता, अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ता।
क्योंकि भाई जिस समय आपका पहली बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, 1956 में फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, उस समय 14 राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। बट इन प्रेजेंट दोस्तों आपके कितने हैं? बढ़कर दोगुने हो गए हैं। भाई यूटी तो लगभग सेम रही है, लेकिन राज्य तो दुगने हो गए हैं। समय समय पर इनके नामों में परिवर्तन हुआ है। उत्तरांचल उत्तराखंड होना, पांडिचेरी का पुदुचेरी होना, तो ये सब चीजें आपको कहां मिलेंगी? अनुसूची वन में मिलेंगी। तो मैं सिंपल कहूं, अनुसूचियां अनुच्छेद का ही हिस्सा हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इनको क्या कर दिया गया है? अलग रख दिया गया है, सेपरेटली रख दिया गया है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रेम्बल, प्रस्तावना। फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि इतना डिस्क्राइब से क्यों सर बता रहे हैं। बेटा देखो, मेरा अपना मानना रहा है बच्चों कि जब तक हम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और ज़मीन से नहीं जानते हैं, यानी कि बिल्कुल आधारभूत तरीके से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक हमारी विषय पर क्या नहीं होते? पकड़ नहीं बनती है। अनुच्छेद याद कर लिए, अनुसूची याद कर ली, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या, इनका उद्देश्य क्या था बनाने का, करने का, रखने का। ये सब बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब बेसिक जानकारी होती है, ये क्यों है, इसका वजूद यहाँ पर क्यों है, इसको अलग क्यों रखा गया, ये छोटी छोटी जानकारी जब होती है ना, तो पढ़ने में आनंद भी आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सफलता की एक ही शर्त है, काम में आनंद आना। जो भी आप काम करें, चाहे वो आप पढ़ाई करें, चाहे आप कोई भी कार्य करें, अगर उस काम में आप आनंद ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस। लेकिन अगर आप उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं तो संभावनाएं धूमिल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रेम्बल, प्रस्तावना। प्रेम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सर्किल के अंदर प्रेम्बल रखा है, लेकिन हाँ, भाग से अलग है, भाग से सेपरेट रखा गया है। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल, प्रेम्बल जो है वो संविधान का एक दर्शन है। हालांकि जब अभी हम अगली क्लास प्रेम्बल ही करेंगे, प्रेम्बल ही पढ़ेंगे, प्रस्तावना को ही पढ़ेंगे। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या है? दर्शन है। किसका? संविधान का। इज द शॉर्ट नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमको संविधान की संपूर्ण जानकारी नहीं है और हम संविधान की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी समझना चाहते हैं, पूरी जानकारी हम लेना चाहते हैं, तो किसी भी देश का, कोई भी देश आप देखिएगा जिनके संविधान है, लगभग हर देश के संविधान की एक प्रेम्बल है दोस्तों। और उस प्रेम्बल को पढ़कर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस देश का सिस्टम कैसा है, इस देश के अंदर सरकार और नागरिकों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। क्योंकि वो क्या है? प्रेम्बल इज द शॉर्ट नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना सार है किसका? संविधान का। तो जो पूरा डिस्क्राइब संविधान में लिखा गया है, उसको शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना के अंदर दोस्तों क्या है? रख दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो प्रेम्बल को पढ़कर, प्रस्तावना को पढ़कर हम पूरे संविधान का क्या कर सकते हैं? आइडिया लगा सकते हैं, पूरे संविधान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का सार है, इज द शॉर्ट नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज परिशिष्ट, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है दोस्तों? परिशिष्ट क्या है? जैसे होता है हर पुस्तक के बाद में कुछ डाल दिए जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनकी जरूरतें हमें अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनकी जरूरतें पड़ें। उन सबको क्या कर दिया गया दोस्तों? परिशिष्ट में डाल दिया गया, अपेंडिक्स में डाल दिया गया। जिनकी जरूरत हमको किस में पड़े? भविष्य में पड़ सकती है, भविष्य में उनकी जानकारी उपलब्ध होना चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, हो सकता है भविष्य में जरूरत पड़े, उन सबको हम परिशिष्ट में डाल दिया। हालांकि अब जानेंगे हम शेड्यूल क्या है, पार्ट्स में क्या है, प्रेम्बल तो हमको बहुत डिस्क्राइब से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे,
1-2 लेक्चर प्रेम्बल के ऊपर ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है प्रेम्बल। प्रेम्बल में तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रस्तावना समझ में आ गई तो दोस्तों पूरा संविधान समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रेम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाबी है जी किसकी? संविधान की। कौन? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना समझ गए तो संविधान समझ में आ जाएगा। इस सिंपल सा फंडा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके शेड्यूल्स की, कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या जानकारी दी गई है। उन शेड्यूल्स का हम जानते हैं। 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो दोस्तों मानते हैं शेड्यूल, अनुसूचियां। जैसे मैंने कहा कि मूल संविधान, जब हम मूल संविधान की दोस्तों बात करें तो आपके माइंड में एक डेट क्लिक करनी चाहिए। वो डेट जिसको आज हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, वो डेट है 26 नवंबर। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, 26 नवंबर 1949। दोस्तों इस डेट को, इस तारीख को आपका संविधान जो था बनकर तैयार हुआ था। तो इसको हम 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं। और फिर ये जो संविधान था आपका लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो मैं जब मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अगर हम मूल संविधान को देखें तो मूल संविधान में जो आपकी अनुसूचियां थी वो थी आपकी 8 थी दोस्तों, 8। लेकिन वर्तमान में ये 8 से बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 12। वर्तमान में आपकी जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। इन प्रेजेंट दे आर द 12 शेड्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हम उस समय की बात करें मूल संविधान में तो उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, यानी कि उस समय 8 थी। आज ये बढ़कर कितनी हो चुकी है दोस्तों? 12 हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज 12 है, उस समय कितनी थी? 8 थी। चलिए हम आगे बात करें शेड्यूल। अब बात करेंगे शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में क्या है। व्हाट इज इन शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 में दोस्तों क्या दिया गया है? आर्टिकल 1 to 4। देखिए मैंने अभी चर्चा करते आपको कहा था कि शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स। तो यहाँ दे दिया गया आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से रिलेटेड है आपका शेड्यूल 1, यानी कि अनुसूची 1 जो है वो अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 4 से क्या है? संबंधित है। और क्या व्यवस्था दी गई है इसके अंदर? अनुसूची 1 के अंदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और आपके संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, ये आपके क्या हैं दोस्तों? संघ शासित प्रदेश, यानी कि आपका राज्य है और राज्य के साथ आपके संघ शासित प्रदेश हैं। ओके, तो दोस्तों ये आर्टिकल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश आपका दिया गया है किसके अंदर? शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 2 के अंदर देखें तो शेड्यूल 2 जो है अनुसूची 2 है, वो अनुच्छेद इन से जो 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। दोस्तों आर्टिकल आपको याद नहीं करने, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पर जानकारी देने के लिए किस आर्टिकल से शेड्यूल 2 क्या है? रिलेटेड है, संबंधित है। क्योंकि जो मैंने बात कही थी कि शेड्यूल जो है अनुच्छेद का हिस्सा है, ये बात यहाँ से क्या हो जा रही है? क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जा रही है। इज जस्ट क्लियर। तो शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में तो क्या दिया गया दोस्तों? सैलरी। किसकी सैलरी? जो हमारे संवैधानिक पद हैं यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो सैलरीज है, उन सैलरी का जिक्र आपका शेड्यूल 2 के अंदर है दोस्तों। किस किस का? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति,
राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यानी कि आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और आपका कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सबकी सैलरी की जो जानकारी है वो आपके शेड्यूल 2 में दी गई है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो आर्टिकल है 75, 99, 124, 148, 164, 188 एंड 219। इसमें क्या दोस्तों, फॉर्म ऑफ द ऑथ यानी कि शपथ दी गई है, शपथ का विवरण है, शपथ की जानकारी है। फॉर्म्स ऑफ द ऑथ कि शपथ कि मैं निपुणालंबा इन संविधान की शपथ लेता हूं, तो जो शपथ का कंटेंट है वो क्या होगा, यहां लिखा है किस किस का, स्टेट और सेंट्रल मिनिस्टर क्या शपथ लेंगे वो कंटेंट यहां पर है, एमपी और एमएलए क्या शपथ लेंगे वो कंटेंट यहां पर है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस क्या शपथ लेंगे उसका कंटेंट यहां पर है। वो पूरा शपथ का जो कंटेंट होता है, उसका जो कंटेंट है वो यहां पर आपके शेड्यूल 3 में दिया गया है। शेड्यूल 4 अनुसूची 4, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 से क्या है, रिलेटेड है। जो शेड्यूल 4 है वो अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 से क्या है दोस्तों, संबंधित है। ओके, इसमें क्या दिया गया दोस्तों, द डिटेल्स ऑफ द अलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, जनता सीधा वोट करती है, हाँ या ना। देखता हूँ चुनाव के समय बहुत नारे लगते हैं, हाथी घोड़ा भूल कर मोहर लगा दो फूल पर, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, ये लांटेन फलाना, ये फलाना, वो खूब चलता है, चुनाव के समय चलता है ना। तो प्रत्यक्ष होता है, इसमें हम जाके वोट करते हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में हम प्रत्यक्ष वोट नहीं करते। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेती हैं सभी राज्यों की विधानसभाएं। बिहार की विधानसभा भाग लेगी, यूपी की विधानसभा भाग लेगी, और आप देखते होंगे हर विधानसभा की, हर राज्य की सीटें क्या हैं, सुनिश्चित है राज्यसभा के अंदर। जैसे सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं, यूपी की 31 सीटें राज्यसभा के अंदर हैं, हरियाणा की 10 हैं, ऐसे बिहार की हैं, सबके अलग अलग हैं। सबसे कम सिक्किम की, सिक्किम केवल 1 है। तो किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसकी जानकारी अगर आपको लेखनी है कि बिहार की विधानसभा की सीटें राज्यसभा में, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं, आप देखिए अनुसूची 4 में देखिए। आपको देखना है झारखंड की कितनी सीटें, आप अनुसूची 4 में देखिए। तो यानी कि अनुसूची 4 में समस्त जानकारी है कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में सुनिश्चित हैं। अनुसूची 4। अब अनुसूची 5 शेड्यूल 5 आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ट्राइब्स एरिया। जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है यानी कि अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, उसका जो प्रशासन है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का, यानी कि जो ट्राइब्स एरिया है, उन ट्राइब्स एरिया का जो प्रशासन है वो कैसा होगा, उसका वर्णन आपका अनुसूची 5 में दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो अन्य पूरे क्षेत्र हैं उनका प्रशासन तो एक अलग नियम कानून से होता है जो सामान्य रूप से पूरे देश के लिए बनता है, लेकिन जो जनजाति क्षेत्र हैं, क्योंकि जनजातियां वो जिनका रहन सहन, खान पीन, संस्कृति, परंपराएं थोड़ा सा आम धारा में नहीं आई हैं, तो उनका प्रशासन जो होगा वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में समस्त जानकारी अनुसूची 5 में दी गई है, शेड्यूल 5 में दी गई है। फिर आपका शेड्यूल 6 अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या दिया गया दोस्तों, इसके आर्टिकल है आर्टिकल 244, आर्टिकल 275, 244 और आपका 275। इसमें दोस्तों क्या दिया गया, एटीएम मशीन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का जो ट्राइब्स एरिया है उनका प्रशासन कैसे होगा वो आपका शेड्यूल 6 में दिया गया है, यानी कि अनुसूची 6 में दिया गया है इन 4 राज्यों के बारे में।
जो 4 स्टेट्स हैं इनके बारे में। 4 स्टेट के बारे में जानकारी आपके कहाँ दी गई है? अनुसूची 6 में दी गई है, 4 स्टेट्स के बारे में। क्यों दोस्तों? इनका जो 4 राज्यों का जो ट्राइब्स है वो अन्य राज्यों के ट्राइब्स से अलग है, तो इन चारों राज्य के ट्राइब्स को अलग रख दिया गया, अनुसूची 6 में रख दिया गया। क्लियर? तो इन 4 राज्यों के ट्राइब्स एरिया का जो प्रशासन है वो कैसे होगा? अनुसूची 6 में उसके लिए पूरा नियम कानून लिखा हुआ है दोस्तों। अनुसूची 7 आर्टिकल 246 से संबंधित है, मैं वही बता रहा हूं आपको। इसके अंदर दोस्तों क्या दी गई है? सूचियां दी गई हैं, लिस्ट दी गई है कि केंद्र सरकार कितने विषयों पर कानून बनाएगी, किन विषयों पर कानून बना सकती है। क्यों दोस्तों? हम जानते हैं हमारे यहाँ पर केंद्र राज्य दोनों का अस्तित्व है। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी उनकी पूरी लिस्ट अनुसूची 7 में है। राज्य किस पर बनाएगी उसकी जानकारी पूरी अनुसूची 7 में है। इसके अलावा आपकी समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट भी है, यानी कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी तरह से अगर गतिरोध होता है, अंतर्विरोध होता है, तो वहां पर केंद्र की बात क्या होती है? मान्य होती है, स्वीकृत होती है। अनुसूची 7 में दिया गया है। फिर अनुसूची 8, अनुसूची 8 आर्टिकल 344 और 351 से संबंधित है दोस्तों। द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर क्या दी गई? भाषाएं दी गई हैं। 22 भाषाएं हमारे संविधान में दोस्तों क्या है? स्वीकृति दी गई है। उन 22 लैंग्वेज की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अनुसूची 9 ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा। अनुसूची 1, अनुसूची 9 आर्टिकल संबंधित है आर्टिकल 31B। अनुसूची 9 में यह कहा गया है कि जिन विषयों को अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अब दोस्तों इसको मैं डिटेल से बताऊंगा जब मैं आर्टिकल 31 हम लोग बताएंगे। मैंने जो ये बात बोली ये बहुत बड़ी बात बोली है, इसका जब हम अनुच्छेद 31 पढ़ेंगे तब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से और डिटेल से बताऊंगा। फिर अनुसूची 10, अनुसूची 10 भी मूल संविधान में नहीं थी, इसको भी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा दोस्तों क्या था? जोड़ा गया। 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, 1985 के द्वारा। कब? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अनुच्छेद क्या क्या है? 102 और 191 एंटी डिफेक्शन, दल परिवर्तन। दल परिवर्तन पढ़ेंगे हम आगे वैसे, कि कोई किसी पार्टी चुनाव जीत कर आ जाए, फिर जब सरकार किसी और की बने तो उसमें जाके क्या करे? पार्टी का सदस्य बन जाए। तो ऐसे दल परिवर्तन को रोकने के लिए अनुसूची 10 का प्रावधान किया गया था। फिर अनुसूची 11 ये भी मूल संविधान में नहीं थी, इसको दोस्तों जोड़ा गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इसमें बेटा पंचायती राज, जो हमारे गांव की पंचायती सिस्टम होता है, पंचायतें जो होती हैं उनके बारे में व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल रिलेटेड है 243G। ओके। ऐसी अनुसूची जो 12 है दोस्तों, ये आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और ये था दोस्तों 73, जो शेड्यूल 11 है वो 73, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इस 74वां संविधान संशोधन यानी कि नगर पालिका, और आर्टिकल है 243W से जुड़ा हुआ है। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में, नगर परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 अनुसूचियाँ हमारे यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भाग के बारे में, अपेंडिक्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।